आपने कभी सोचा है कि आनंद मठ और वंदे मातरम में क्या कमी थी कि नोबेल प्राइज़ नहीं मिला ऋषि बंकिम चंद्र को? और ऐसी क्या खूबी थी गीतांजलि में कि रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज़ मिला? हमें इस पे सोचना पड़ेगा। आज एक बहुत ही संवेदनशील विषय पे बात करूंगी। ये बहुत ही विवादास्पद भी हो सकता है, लेकिन ये विषय मेरे मन को बहुत झकझोरता रहा है हमेशा, इसलिए मैंने इसे ज़रूरी समझा। आप सभी को पता है, कहा जाता है राजा राम मोहन रॉय ने न कि सती प्रथा पर प्रतिबंध लगवाया था। 8वीं 9वीं की कक्षा में हम लोग ये पढ़ते थे इतिहास में, और तब मैंने कई बार घर में पूछा था, तो हमें पता चला हमारे घर में हमारी दादी या नानी के साइड से कोई भी सती नहीं हुई है। और हमने क्लास में भी कई बंगाली लड़कियों से पूछा था, उनने भी कहा उनके घर में भी नहीं हुआ है। ये बहुत अजीबोगरीब लगता था हमें कि हम लोगों के घरों में कोई भी सती प्रथा का जिक्र नहीं है, और लेकिन किताबों में तो दिया है। ये कौन लोग थे? और ज़्यादातर देखिए हमने ब्राह्मणों से ही पूछा है। हम भट्टाचार्य थे शादी से पहले, तो निश्चित तौर पे हम जिनसे पूछ रहे थे वो बनर्जी, मुखर्जी, चटर्जी, चक्रवर्ती, यही लोग थे, और इनके घरों में कोई सती का जिक्र नहीं आया। ठीक है, समय बीतता गया, हम विवाह हुआ, हम कलकत्ता आए। कलकत्ता में देखिए भद्र लोग समाज रहता है, कभी भी इस बारे में कोई बात हुई तो उनको घरों में तो कोई सती का जिक्र हुआ ही नहीं, और दबी जुबान से हमें यहाँ के बहुत सारी बातें पता चलने लग गया सती प्रथा के बारे में। खैर, ये सब बातें हम लोग सुनते हैं, ये मौखिक इतिहास का हिस्सा रहता है। वैसे भी हमारा जो इतिहास है वो मौखिक है, लिखित नहीं है, लेकिन वो मौखिक इतिहास बहुत हद तक का सही है, और जो लिखित इतिहास है उसमें कहीं पे कुछ झोल झाल है, ऐसा लगता है। खैर, मैं आपको बताती हूँ कि बंगाल के बंद दरवाज़ों में क्या कहा जाता है इन विषयों पे। और मैंने कुछ सोशल मीडिया में भी PDF वगैरह भी स्टडी किया, और उसमें मुझे जो जो डॉक्यूमेंट्स मिले मैं वो तथ्य भी आपके सामने रखती हूँ। लेकिन ये बहुत ज़्यादा फल फूल नहीं पा रहा था, पनप नहीं पा रहा था, क्योंकि तब तक का हिंदुओं के हाथ में तलवारें थी। 1761 में अहमद शाह अब्दाली को मुसलमानों ने बुलवाया ताकि पेशवा ज़्यादा ताकतवर न हो जाए और विश्वासराव पेशवा को दिल्ली की गद्दी पे लाल किले में न बिठा दे। तो इससे ये हुआ कि मराठा साम्राज्य कमज़ोर पड़ा, और पेशवा जो बंगाल जीत ले सकते थे बाद में, वो ऐसा नहीं कर पाए, और अंग्रेज़ ताकतवर बनते गए। यानी एक तरह से देखा जाए तो अंग्रेज़ों का बंगाल में ताकतवर होने के पीछे मुसलमानों का परोक्ष सहयोग रहा है। खैर, ये अंग्रेज़ आए थे लूट खसोट के इरादे से, और इनके जो सिपाही रहते थे जिन्हें ये टॉमी कहते थे, ये इंग्लैंड में निकृष्टतम नागरिकों में से माने जाते थे। वही इनकी सेना में भर्ती होते थे और यहाँ टॉमी होके आते थे, और इनका चाल चरित्र भी ठीक नहीं रहता था, और इनके लिए अंग्रेज ब्रॉथल्स बनवाते थे जहाँ जहाँ ये जाते थे कंटोनमेंट में। और हिंदुस्तान में ब्रॉथल प्रथा या बूचर खाने नहीं थे तब। खैर, फिर भी इन्होंने 1760 में सोनागाछी में एक रेड लाइट एरिया खोला। वो बहुत ज़्यादा फल फूल नहीं रहा था। राजा राम मोहन रॉय का जन्म हुआ था 1772 में, और इनके एक अनन्य परम मित्र द्वारकानाथ ठाकुर, जो इनसे 20 साल छोटे थे, उनका जन्म हुआ था 1794 में। अब ये दोनों ही ब्राह्मण थे, कुलीन ब्राह्मण। राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि अकबर शाह द्वितीय ने दिया था, जो कि खुद एक भिखारी बन चुके थे तब तक का, और इन्होंने मलकाई विक्टोरिया के पास भेजा था ये कहने के लिए कि उनका पेंशन बढ़ा दिया जाए। यानी कि एक भिखारी जो मलकाई विक्टोरिया के पास अर्जी लगा रहा है कि चवन्नी में गुजारा नहीं हो रहा है, अठन्नी कर दिया जाए पेंशन को, उन्होंने राजा की उपाधि दी थी इन महाशय को, राम मोहन रॉय को, और तब से इनको राजा राम मोहन रॉय कहा जाने लग गया। ये जमींदार परिवार से ताल्लुक़ रखते थे। इनको पहले इनके स्थानीय विद्यालय में पढ़ाई लिखाई करवाया गया, उसके बाद इन्हें पटना में 9 साल की उम्र में एक मदरसे में भेजा गया फ़ारसी सीखने के लिए, क्योंकि उस समय फ़ारसी का बोलबाला था। वहाँ पे इन्होंने कुरान वगैरह भी पढ़ा, और उसका असर इनके चरित्र पे पड़ गया। उसके बाद ये इनको बनारस भेजा गया संस्कृत सीखने के लिए। अब खैर, ये बड़े हुए, और ये फिर अंग्रेज़ों की ईस्ट इंडिया कंपनी में मुंशी का काम करते थे, और इस दौरान
इन्होंने बहुत पैसा भी कमा लिया, जिससे बाद में इनके पिता ने भले ही इनको जमींदारी में हिस्सा नहीं दिया, उसके बावजूद भी इनके पास बहुत पैसा था और ये पैसा उधारी में दे के उससे जो मिलता है घूस मिलता था, उससे जो सूद मिलता था, उससे गुजारा करते थे अपने अंतिम वर्षों में। यानी कि जमींदारी से बेदखल होने के बावजूद इनके पास बहुत पैसा था। अब मैं उसका स्रोत आपको बताऊंगी। अब ये है राजा राम मोहन रॉय। दूसरे है उनके परम मित्र द्वारकानाथ ठाकुर। इनको इनके पिताजी के भाई ने गोद लिया था। ये भी जमींदार परिवार से ताल्लुक़ रखते थे और 16 साल की उम्र में इनके पिता के देहांत के बाद इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के एक व्यक्ति के अंडर में कानून की पेचीदगियाँ सीखते गए और एक तरह से बैरिस्टर ही बन गए। और ये भी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ही काम करते थे। अब ये दोनों जो थे परम मित्र बन गए और इन्होंने 1828 में इन्होंने बहुत हल्ला मचाया कि बंगाल में न कि सती प्रथा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और इसके लिए लॉर्ड बेंडिक्ट, विलियम बेंडिक्ट के पास गए और बोला कि सती प्रथा पे प्रतिबंध लगाया जाए। बेंडिक्ट को जो ही कहा, ऐसा लगा मानो बिल्ली के भागो छीका टूटा। वो फट से तैयार हो गए और ये 1829 में सती प्रथा पे प्रतिबंध लगा दिया गया। अच्छा, इसके पहले ही इन्होंने ब्राह्मणों का मुंह बंद करने के लिए ब्राह्मो समाज की स्थापना कर दी थी 1828 में ही। ब्राह्मो समाज में हिंदू देवी देवताओं को गाली देना, हिंदू मूर्ति पूजा को गाली देना, ब्राह्मण जो मंत्र वगैरह देते, जो भी पूजा अनुष्ठान करते, उसको पाखंड कहना और उसको एक सिरे से खारिज करना सिखाया जाता था। यानी कि 1828 में ब्राह्मो समाज की स्थापना की और 1829 में बेंडिक्ट के द्वारा सती प्रथा पर उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। अब बात आती कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। इनके ही एक और ईस्ट इंडिया कंपनी के महाशय थे, उनका नाम था जेम्स टॉड। उन्होंने राजपूतों की सती प्रथा के बारे में बात किया तो बहुत सम्मान के साथ, बहुत तारीफ करते हुए किया है। वहाँ तो सती मंदिर भी है और राजपूतों में सबसे ज़्यादा सती हुए, हम सबको पता है इतिहास। उसके बावजूद वहाँ पे उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। मुझे लगता है उन्हें राजपूत राजाओं से डर था कि ये तलवारों से काट देंगे, तो वहाँ पे उनकी नीति कुछ और थी और इन्होंने शायद बंगाल के कुलीन ब्राह्मणों को कम करके आका था। इनकी नीयत में कुछ खोट था। अब मैं वो खोट आपको बताती हूँ और जो बाद में इतिहास में साबित भी हुआ है। ये ईस्ट इंडिया कंपनी वाले आते थे और इन्हें सभी सुख सुविधाएँ चाहिए रहती थी जो इनको लंदन में मिलता था। जैसे इनको न्यूज़पेपर चाहिए रहता था और भी बाकी सुख सुविधाएं, और इनको लड़कियां भी चाहिए रहती थी। लेकिन ये इतने बेईमान और पाखंडी थे, ये कहते थे कि यहाँ की जो नेटिव महिलाएं हैं उनको बीमारियाँ होती हैं, उनसे इन्हें बीमारी ना हो जाए। तब ये राजा राम मोहन रॉय खुद पीछे रहे और इन्होंने कानूनी खेल खेला और आगे लाया गया द्वारकानाथ ठाकुर को। बंगाल में ये मौखिक रूप से कहा जाता है और इसके दस्तावेज भी मिले हैं कि द्वारकानाथ ठाकुर जो थे वो बो बाजार और सोनागाछी में इनके ब्रॉथेल्स थे। ये दोनों ही ब्राह्मण थे और जमींदार थे, इनके पास ताकत थी जमींदारी की। इन्होंने बेंडिक्ट के साथ मिलके कोई एक खुराफात किया था कि बेंडिक्ट इतने जल्दी तैयार हो गए सती प्रथा पे प्रतिबंध लगाने के लिए। मैं ये नहीं कहती कि सती प्रथा सही है, सती प्रथा अगर है तो गलत है और किसी भी व्यक्ति का इस तरह से मृत्यु वरण करना गलत बात है। लेकिन वाकई में मुद्दा ये है कि वाकई में क्या इतनी सती प्रथा इतना ज़्यादा प्रचलित था बंगाल में? बंगाल में नहीं था, ये राजस्थान में प्रचलित था। लेकिन इनका तो काम करने का जो बेस था वो तो बंगाल था। इन्होंने शुरुआत तो बंगाल से की थी और इन्हें सब सुख सुविधाओं, खास करके लड़कियों की ज़रूरत तो बंगाल में थी। जब ये यहाँ पे काम करेंगे, इनके टॉमी और इनके अफसरों को लड़कियाँ चाहिए थी, तो इनको सती प्रथा बंगाल में दिखने लग गया। बाकी हिस्सों में उतना ज़्यादा नहीं दिखा इन्हें। जबकि हमें बंगाल में सती की कोई भी हमें मंदिर नहीं मिला है। तो क्या वाकई में बंगाल में सती प्रथा इतनी प्रचलित थी भी? लोग कहते कि नहीं है। जितने भी कुलीन ब्राह्मणों से आप पूछिए, जिनमें खास करके कहा जाता है कि सती प्रथा थी, तो वो तो सभी कहते हैं उनके परिवारों में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो ऐसा कोई एक सोशल मीडिया पे कोई एक मुहिम चलाई जाए जिसमें अपने पिछले पीढ़ियों में कितनी सती हुई है ये आगे आके बताएं। हम सब में, भारत में हम सभी को पता है कि हमारे 5-10
पीढ़ियाँ पहले कौन क्या थे इसका एक रिकॉर्ड रखा जाता है। गया में भी जब पिंडदान दिया जाता है ये रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। तो बाकी दुनिया में कहीं और ऐसा कोई रिकॉर्ड मिले ना मिले, हिंदुस्तान में ज़रूर मिलेगा और ब्राह्मणों में तो मिलेगा ही मिलेगा। तो ये रिकॉर्ड निकाला जाए, कोई एक मुहिम निकाला जाए और सब लोग जितने भी कुलीन ब्राह्मण हैं बंगाल में वो अपने वंश परिचय में देखें उनके नानी और दादी के साइड में कितने महिलाएं 2-3 पीढ़ी पहले, 3-4 पीढ़ी पहले कितनी महिलाएं सती हुई थी और ये बताए सोशल मीडिया पे, क्योंकि मैंने जितनों से पूछा है मुझे ये खबर नहीं मिली है। खैर, हम इनकी मंशा पे आते हैं। असली मंशा जो है, हम बस खुद अपने ऊपर ही हम शोध करते रहे, दूसरे की मंशा भी तो देखे क्या है। तो ये जो द्वारकानाथ थे ये ब्रोथल चलाते थे। इनके बंगाल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के दस्तावेज में अगर आप जाएंगे, पीछे जाएंगे तो ये दस्तावेज रखे हुए हैं और कुछ लोगों ने इन्हें निकाला है और पाया है कि द्वारकानाथ ठाकुर जो है वो 43 ब्रोथल के मालिक थे बो बाजार में। लेकिन अब बताइए, उस समय जिस समय देश में ब्रोथल और बुचरखानों की प्रथा ही नहीं थी, तो ये अंग्रेजों को खुश करने के लिए कैसे करते ये सब। तब इन्होंने बेंडिक्ट के साथ मिलकर सती प्रथा प्रतिबंध लाया। जब सती प्रचलित ही नहीं था इतना ज़्यादा तो कानून लाने की क्या ज़रूरत थी। असल में बंगाल में एक कुरीति ये थी कि सिराजुद्दौला और अलीवर्दी के समय ये बच्चे उठवा लेते थे और ख़ास करके इनका अभिजात वर्ग की बच्चों को उठवाने का शौक़ था। उससे बचाने के लिए कुछ कुरीतियाँ जन्म ली। उनमें एक था कि कुलीन ब्राह्मण जो है बहुविवाह करने लग गए, जबकि बहुविवाह तलाक ब्राह्मणों में वर्जित है, लेकिन वो वह बहुविवाह करने लग गए। और जो पति और पत्नी में उम्र का फ़र्क बहुत ज़्यादा रहता था। और उस समय आपको पता है महामारी वगैरह हुआ करते थे, स्वास्थ्य सेवाएं बहुत अच्छी नहीं थी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम था। इसलिए ये जो पति ज़्यादा उम्र के पति रहते थे, सोच लीजिए ये 40-50 साल में इनका देहांत हो जाता और बाल विधवाएं रह जाती थी। लेकिन ऐसा नहीं कि इन बाल विधवाओं को गलत काम में लगा दिया जाता था या सती कर दिया जाता था। ये अपने मायके में या ससुराल में सम्मानपूर्वक ही रहती थी। लेकिन राजा राममोहन रॉय और द्वारकानाथ की कुटिल बुद्धि ने इसका फ़ायदा लेने की कोशिश की। इनकी मानसिकता गंदी थी। इन्होंने इन बाल विधवाओं को इनको सप्लाई करने का सोचा और इन्होंने एक हवा मचाया। कुछ एक सती के मामले जो थे उसमें इन्होंने बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा के पेश किया। उसके बाद एक कानून लाया गया सती प्रथा प्रतिबंध पे 1829 में, और इसको दिखा के उन्होंने ऐसा दिखाया कि सती प्रथा बंद हो गया, इसलिए बाल विधवाओं की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है समाज में। और इन बढ़ी हुई संख्याओं को इनके ससुराल या मायका रख नहीं रहे और ये सड़कों पे आ गई है और ये वेश्यावृत्ति करने पे बाध्य हो गई है। ठीक वैसे ही जैसे कि अन्य कुछ राज्यों में देवदासी प्रथा को लेकर हवा मचाया गया था, बंगाल में बाल विधवाओं को लेकर हवा मचाया गया कि सती प्रथा प्रतिबंध के बाद बाल विधवाओं की संख्या बढ़ गई है और ये वेश्यावृत्ति पे बाध्य है। ऐसा इन्होंने एक झूठ फैलाया। और उसके बाद ये जमींदार थे दोनों ही, इनके लोग गांव खेड़ों में घूम घूम कर ट्रैफिकिंग करते थे और छोटी छोटी बाल विधवाओं को उठवा लेते थे और लाके इन ब्रॉथल्स में रखते थे। और इनके ब्रॉथल में तो अंग्रेज अफसर आते थे, इनके कुछ बागानवाड़ी वगैरह भी इन्होंने बनवा रखा था। वहाँ पे ही ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेज और टॉमी लोगन को पार्टी वगैरह देते थे। टॉमी लोगों को ब्रॉथल में लाते थे और बागानबाड़ी में ईस्ट इंडिया कंपनी के बड़े अफसरों को लाते थे और वहाँ पे ये 10-12 साल की छोटी छोटी बच्चे परोसते थे इनके सामने। और गौ मांस, रोस्टेड बीफ जिसे उस ज़माने में कहा जाता था, वो भी अंग्रेज़ों को खिलाया जाता था। अंग्रेज खुश हो जाते थे और बदले में इनको व्यापार में बहुत मदद देते थे। इस तरह से ये राजा राममोहन रॉय, जिसको कि टाइटल ही राजा का एक भिखारी से मिला था, जिसने इनको भेजा था लंदन में कि चवन्नी से गुजारा नहीं हो रहा, अठन्नी कर दिया जाए पेंशन, उनसे मिला हुआ टाइटल, राजा की टाइटल से ये राजा राममोहन रॉय बने बैठे थे। वो पैसा कमाते गए तो उनको बहुत पैसा हो गया। और ये द्वारकानाथ जो है इसको प्रिंस ऑफ कलकत्ता कहा जाता था, युवराज। माने इनके रगों में कोई राजे रजवाड़ों का खून वून था ही नहीं और इनकी बुद्धि बहुत ही घटिया थी। और ये ना कि आधुनिक भारत के पितामह, सामाजिक सुधार के पितामह और आधुनिक भारत के बनाने वालों के पितामह कहे जाते हैं लोग, ये दोनों। लेकिन इनके कारनामे ये थे और इससे इन्हें बहुत तरक्की मिल रही थी और बहुत पैसा कमाने लग गए। लेकिन इनके परिवार में जो ब्राह्मण थे उन्होंने इसको नहीं माना। राजा राममोहन रॉय के पिता ने इन्हें अपनी जमींदारी में कोई हिस्सेदारी नहीं दी।
तो इन्होंने त्याग दिया। राजा राममोहन रॉय की 3 विवाह हुए थे, एक की देहांत होने के बाद दूसरा किया, उससे 2 पुत्र हुए, फिर उसके देहांत के बाद तीसरा विवाह किया और फिर वो जिंदा रही। इनकी मृत्यु हुई 1833 में लंदन में जब गए थे। लंदन में कहते हैं इनको मेनिंजाइटिस हुआ था। असल में इन्होंने बहुत पैसा कमा लिया था और 2 नंबरी तरीक़ों से भी कमाते थे और आखिरकार अंग्रेज खुद भी इनसे तंग आ गए थे और इनको ना कि जहर दे के मार दिया था, लेकिन कहते मेनिंजाइटिस से मरे और फिर उनको वहीं पे दफन कर दिया गया। और उसके बाद इनके आते द्वारकानाथ पे आते। द्वारकानाथ की पत्नी दिगंबरी देवी ने ब्राह्मणों के पास खत भिजवाया और पूछा कि पति अगर पथभ्रष्ट हो तो हम क्या करें, क्या इनके साथ रहना जरूरी है। ब्राह्मणों ने कहा इनकी सेवा शुश्रूषा कीजिए, लेकिन इनसे दूर रहने का आपको पूरा अधिकार है। तो इन्होंने जो जोराशंक को बाड़ी बनाया था उसमें ये आउट हाउस में रहते थे और इनकी पत्नी सिर्फ इनसे काम से काम बातचीत करती थी और उसके बाद भी ये कई कई लोटा गंगा जल ढाल के अपने आप को साफ करती थी। अब आप सोचिए कि इनको तो पता था कि इनके पति लोग, इनके परिजनों को तो पता था कि ये जिनके साथ अपनी बेटियों की शादी दे रहे हैं वो अंग्रेजों के अधीन पढ़े लिखे हैं। राजा राम मोहन रॉय स्वयं एक मदरसे में पढ़े थे फारसी, तो ये जब ये सब जानते थे तो इनसे विवाह ही क्यों दिया। इसका मतलब है कि अंग्रेज या मुसलमानों के सानिध्य में रह रहे थे, इसलिए इनको इस तरह से इनके परिजन इनको त्याग दे रहे थे, ऐसा नहीं। इनको पता चल चुका था ये जो कुलीन ब्राह्मण घरों की बच्चियों को ट्रैफिकिंग के जरिए उठवा रहे हैं, ये सती प्रथा का हुआ मचा के इन्होंने जो झूठ फैलाया उसके जरिए ये जो ट्रैफिकिंग कर रहे हैं और इन बच्चियों को अंग्रेजों को परोस रहा है, ये समझ गए थे और इन्होंने उनकी इस दुष्कृत्य की वजह से इनसे दूरी रखना शुरू कर दिया था। इन्होंने हिंदू देवी देवता और ब्राह्मणों, हिंदू रीति रिवाजों को बहुत गाली दिया, लेकिन ब्राह्मण समाज जो बंगाल का, उसने कुछ नहीं कहा। 1856 में विद्यासागर की अगुवाई में ब्राह्मणों ने अपनी बच्चियों का बाल विधवाओं का पुनर्विवाह शुरू कर दिया। उनका शिक्षा पे ध्यान दिया, उनको आगे बढ़ाने लग गए। और आप देख ही रहे हैं सिर्फ बंगाली नहीं, पूरे देश में ही बच्चों की शिक्षा पे कितना जोर दिया गया है। खास करके बंगाली ब्राह्मणों ने अपनी बच्चों की शिक्षा पे बहुत जोर दिया और अपनी बच्चों को एक मुकाम दिलवाने में वो सफल हुए हैं। लेकिन इसी वर्ग ने ये दोनों राजा राम मोहन रॉय और द्वारकानाथ को कूड़ेदान में फेंक दिया। ज़्यादा कुछ नहीं बोला, क्योंकि इससे जुड़ी और भी बातें थी। एक बात यह है कि 1824 तक आते आते लोग अंग्रेजों की हरकतों से बहुत परेशान होने लग गए थे। तो 1824 में एक बगावत हुआ था बैरकपुर में, जो कि 1 घंटे के रास्ते में सोनागाची से। लोग समझने लग गए थे कि ये लोग बहुत ज़्यादा गंदगी मचा रहे, जो कि बोला नहीं जा सकता। तो बगावत हुआ था, कहने को कहा था कि बर्मा नहीं जाना चाह रहे इसलिए बगावत, उनको मार डाला गया। फिर 1857 में फिर से हुआ क्रांति, बैरकपुर में भी हुआ था, बहुत बड़ी क्रांति हुई थी। और ये द्वारकानाथ जो है, द्वारकानाथ बहुत तरक्की कर रहा था, लेकिन अंग्रेज अब इससे परेशान होने लग गए। यहाँ तक कि अंग्रेजों में भी कुछ भले लोग होते हैं, वो भी बाल बच्चेदार लोग होते हैं। उनमें जब इनको पता चलने लग गया, धीरे आस्ते कानों कान खबर लगने लग गई कि ये ब्रोथेल चलाते हैं और यहाँ पे 12-12 साल की छोटी छोटी बच्चियाँ हैं जिनको परोसते लोगों के सामने, तो उन्होंने धीरे धीरे इनसे दूरी करने लग गए और इनको अपने समाज बाहर करने लग गए। फिर ये लंदन गए साहब बन के, वहाँ पे उनकी बहुत आप भगत हुई और 1846 में इनकी न कि लंदन में मृत्यु हो गई। कहते इन लोग दोनों से इतने परेशान हो गए थे कि दोनों को पटा पटा के लोग इनको लंदन बुलवाया गया था और इनको जहर खिला के मरवा दिया गया था, कि वो क्योंकि अंग्रेज खुद परेशान हो रहे थे कि ऐसे लोगों के साथ इन्होंने मित्रता की है और अगर बाहर आता तो उनकी थू होता, लोग थूकते उनके ऊपर कि ये कुलीन ब्राह्मण बच्चों की ट्रैफिकिंग करके अंग्रेजों को परोसते थे। जो बेकार गंदे चरित्र के लोग थे वो तो ये सब कर रहे थे, लेकिन पूरा का पूरा उनका अपना अंग्रेज समाज बदनाम होता, इसलिए उन्होंने इन दोनों को जहर खिला के मरवा दिया था, ऐसा कहते हैं। उनको भी वहीं पे दफन कर दिया गया। अब 1857 की क्रांति के बाद पूरे देश में आपको पता ही है कितने उद्वेलित थे लोग। यहाँ तक कि कानपुर में नाना साहब पेशवा, एक ब्राह्मण, वो इतना गुस्सा हो गए थे। फिर उनका एक जनरल था अजीमुल्ला खान, उनने अपने पहचान की एक महिला हुसैनी खानम को कहा। हुसैनी खानम ने सरवर खान बोल के अपने एक मित्र से कहा। इन्होंने मिलकर अंग्रेजों की महिला और बच्चों तक को काट डाला, जो कि हमारे हिंदू इतिहास में कभी हुआ नहीं था। वो करने पे बाध्य हो गए थे क्योंकि लोग ऐसी गंदगी मचा रहे थे। ये सब बातें इतिहास की किताबों में आई नहीं हैं, लेकिन ये सब मौखिक इतिहास में है। और अंग्रेज भी सतर्क होने लग गए और उन्होंने 1857 की क्रांति को जैसे तैसे दमन तो किया, लेकिन उसके बाद ये बहुत सतर्क हो गए।
इनको समझ में आ गया कि इनकी जो ये हरकतें थी कुलीन ब्राह्मणों की बच्चों को उठवाना और इनको जो ये सब ब्रॉथल ब्रॉथल में भिजवा के इन्होंने जो कुछ किया था उन्होंने गलत किया था। उनको समझ में आया और दोबारा उन्होंने कुलीन ब्राह्मण की बच्चों की तरफ देखना भूल गए। इनका जो साफ सुथरी बच्चियाँ जिनसे इनको खुद को बीमारी नहीं होगी लेकिन ये दूसरों को क्या बीमारी दे रहे नहीं दे रहे इसका कोई लेखा जोखा नहीं, ये सब इन्होंने समझ लिया कि ब्राह्मणों के साथ नहीं चलेगा। तब इन्होंने 1864 में एक कंटेजियस डिजीज़ एक्ट लाया। ये इतने बेईमान थे, आप राजीव दीक्षित जी की डिस्कोर्सेस सुनिए, वो क्या कह रहे हैं। ये गांव में जाते थे और बच्ची लड़कियां 12 से 14 साल की बच्चों को उठवा लिया जाता था और इन्होंने कैंटोनमेंट एक्ट के जरिए जितने भी कैंटोनमेंट में रहेंगे वहाँ पे ब्रॉथल्स एकदम कानूनी मान्यता दे के खुलवाया और यहाँ पे छोटी बच्चों को रखा जाता था। इतनी छोटी छोटी लड़कियाँ और इतने कम नंबर की रहती थी और उनको 1000 के कंटोनमेंट के सिपाहियों के पास रेगुलर के लिए परोस दिया जाता था। सोचिए उनके साथ कितना अमानवीय कृत्य हुआ। और इतने में नहीं रुके, इन्होंने 1868 में एक और कानून लाया, कंटेजियस डिजीज एक्ट, जिनके जरिए अमानवीय अपमानजनक तरीके से इन बच्चों का रेगुलर मेडिकल चेकअप होता था, जिससे ये इतनी अपमानित हुई बच्चा, ये भाग भाग के चंदन नगर के लक्ष्मीगंज इलाके में भागने लग गई। इनको पूरा बंगाल का मिडिल क्लास इसके खिलाफ आ गया था और बोले कितना अमानवीय कृत्य हो रहा है कि इन कंटोनमेंट्स में बच्चों को रखा जाता है और इनका अमानवीय तरीके से इनका निरीक्षण होता है कि कहीं इनसे बीमारी ना हो सिपाही लोगों को, टॉमी लोगों को। जबकि टॉमी लोग जो बीमारी लाते थे लंदन से, इनको जो होता था इसके कोई लेखा जोखा नहीं था। और ऊपर से इनकी स्वास्थ्य परीक्षा के दौरान इनको इतने अपमानजनक तरीके से परीक्षा की जाती थी जो कहने योग्य नहीं है। इससे बहुत बहुत ज़्यादा आक्रोश था बंगाल के समाज में। आपको पता ही है बंगाल में कभी भी चरखावाला का आंदोलन बहुत ज़्यादा नहीं चला, इनके ऊपर रेगुलर बेसिस पे बम फेंके जाते थे। आखिरकार इन्होंने 1888 में इन्होंने इस कंटेजियस डिजीज़ एक्ट को वापस लिया, लेकिन इनके विरुद्ध हमेशा लगा रहा बंगाली अभिजात्य वर्ग, खास करके ब्राह्मण वर्ग का इनके विरुद्ध आक्रोश बना रहा। भले ही कूड़ेदान में सार्वजनिक तौर पे राजा राम मोहन रॉय को नहीं फेंका गया, लेकिन ये अंग्रेजों के ऊपर इनका बहुत आक्रोश था और जब तब इनके ऊपर बम फेंका जाता था। आपको पता है खुदीराम बोस ने फेंका था। फिर इन्होंने सोचा बंगाल से अब लपेटा, बोरिया बिस्तर लपेटे और हम दिल्ली जाए। तो 1905 में ये जाने लगा, हाथी में बैठ के हार्डिंज, लॉर्ड हार्डिंज तक जा रहे थे। तब बसंत विश्वास नाम के एक व्यक्ति ने इनके ऊपर बम फेंका। ये बच गए और महावत के ऊपर बम गिरा, लेकिन फेंका जरूर था। दिल्ली में भले इनके सामने कई लोग झुक रहे थे, लेकिन इनके ऊपर बम फेंका गया था। अब अंग्रेज भी, अब इनके पास तो द्वारकानाथ और राजा राम मोहन रॉय जैसे नालायक और बचे नहीं थे, उनको तो इन्होंने रास्ते से हटा ही दिया था। अब ये क्या करते, तो इनकी कुटिलता इतनी थी, इन्होंने क्या किया, बंगाल में एक कला का फॉर्म है, उसे कहते हैं पट चित्रकारिता। पट चित्रकारिता में क्या रहता है कि महाभारत और रामायण की जो कथाएं हैं उनको क्या करते, एक तरीके से एक सिरे से उसे दिखाया जाता है चित्रकारी के जरिए। ये बालूचारी साड़ी में भी आपको दिखेगा, जिसमें रामायण महाभारत की कथाओं को दिखाया जाता है। इन्होंने पट चित्रकारिता की आड़ में इन्होंने क्या किया, कुछ महिलाओं के चित्र अखवाना शुरू किया लोगों से। अब ये कलाकार कौन होते थे किसी को नहीं पता, इन कलाकारों का नाम नहीं रहता था कोई, लेकिन ये ना कि महान कलाकार होते थे और ये सुंदरी कला पेंटिंग्स बनाते थे। सुंदरी मतलब जो धनाढ्य वर्ग के लोग जो इन शोषित बच्चों को जिस नाम से बुलाते थे उसको सुंदरी कहते थे, उनको सुंदरी कह के बुलाते थे। तो सुंदरी पेंटिंग्स के नाम से प्रचलित हुआ। इनमें जो महिलाएं रहती थी वे सफ़ेद साड़ी काला बॉर्डर का पहनी रहती थी और वो हाथ में तबला या कोई वाद्य यंत्र रहता था या पान रहता था, ये ऐसा दिखाने के लिए कि ये महिलाएं उस विशेष प्रकार के शोषित वर्ग से है, ये कुलीन ब्राह्मण हैं और ये कुलीन ब्राह्मण विधवाएं थी क्योंकि वो सफ़ेद साड़ी पहनी हुई है और ये अनैतिक कार्य को करने को बाध्य है। इस तरह से ये बंगाली समाज को अपमानित करने की कोशिश कर रहे थे, ये दिखा के कि उनकी बाल विधवाएं जो है वो अनैतिक कार्य करने पे बाध्य हो गई है। और ऐसा करने के लिए उन्होंने ये सुंदरी आर्ट फॉर्म को आगे किया। और इनके कौन करते थे, ये कलाकार कभी नहीं दिखते थे, बस इतना समझ में आता था कि लेकिन धनाढ्य वर्ग कुछ लोगों को पैसे दे के ये सब फोटो बनवाते हैं। और
इसको ऐसा का दिखाने जाने लग गया, ऐसा दिखाया जाने लग गया कि न कि महान आर्ट फॉर्म है और ये ब्रिटिश म्यूज़ियम से न कि ऑक्शन करके लाना पड़ेगा ऐसी चित्र, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। ये कलकत्ता की सड़कों में एकदम थर्ड क्लास लोगों की जो विकृत मनोवृत्ति है उसे उत्तेजित करने के लिए ये सब काम कर रहे थे। खैर, इनको तो मार के भगाया गया। 1947 में भले इन्हें देश से निकाला गया, लेकिन 1905 में ये बोरिया बिस्तर लपेट के कलकत्ता छोड़ के चले गए थे। लेकिन आपको लगेगा कि मैं ये बात आज क्यों उठा रही हूँ। हम मानते हैं ये राजा राममोहन रॉय और द्वारकानाथ ठाकुर कोई समाज सुधारक वगैरह नहीं थे। ये द्वारकानाथ ठाकुर जो है ये रविंद्रनाथ ठाकुर टैगोर के दादाजी थे। इनके पुत्र देवेंद्रनाथ ठाकुर ने ही खुद ने अपनी एक आत्मकथा में ये सब कुछ कहा है अपने पिता की इन करतूतों के बारे में, और इन्होंने किस तरह से पैसा कमाया लिखा है। इसके संपादन किया है सतीश चंद्र चक्रवर्ती। साथ ही अंग्रेजों के दस्तावेजों के मुताबिक 1853 में कलकत्ता में 12,000 अनैतिक गतिविधियों में लिप्त महिलाएं थी, जिनमें से 10,000 कुलीन ब्राह्मण थी। आप सोचिए कि उस समय की जनसंख्या के अनुपात में अगर इसको देखा जाए तो ये तो पूरे समाज का 7 से लेकर 10% जनसंख्या आता है। तो मैंने एक महाराष्ट्र की समाज सुधारक के डेटा लिए, महिला का नाम कामले। उन्होंने लिखा है कि अंग्रेज जब इस तरह के डेटा तैयार करते थे तो उसमें भी महिलाओं के साथ साथ उनके डिपेंडेंट दुधमुहे बच्चों का भी नाम दर्ज कर देते थे। सोच लीजिए किसी की 1.5 साल के बच्चे हैं, 2 साल के बच्चे हैं, 4 साल के बच्चे, उनको भी इसमें ले लिया जाता था। सोच लीजिए एक महिला है, उसके साथ 3-4 लोगों का और नाम ले लिया जाता था। यानी कि जो डेटा सोच लीजिए 2-2.5 हज़ार होना चाहिए उसे 10,000 करके दिखाया गया है। तो आप इनकी शैतानी, इनकी बदजाती को समझिए, अंग्रेज कितने बदमाश थे। क्यों उठा रही हूँ। हम मानते हैं ये राजा राममोहन रॉय और द्वारकानाथ ठाकुर कोई समाज सुधारक वगैरह नहीं थे। ये द्वारकानाथ ठाकुर जो है ये रविंद्रनाथ ठाकुर टैगोर के दादाजी थे। इनके पुत्र देवेंद्रनाथ ठाकुर ने ही खुद ने अपनी एक आत्मकथा में ये सब कुछ कहा है अपने पिता की इन करतूतों के बारे में, और इन्होंने किस तरह से पैसा कमाया लिखा है। इसके संपादन किया है सतीश चंद्र चक्रवर्ती ने। ये भी आपको दस्तावेज मिल जाएंगे, आप कलकत्ता के किसी न किसी लाइब्रेरी में या आपको सोशल मीडिया में ये सब दस्तावेज मिल जाएंगे। और उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने कभी भी अपने दादाजी का जिक्र नहीं किया। उल्टा उन्होंने जब कुछ दस्तावेज उनके दादाजी के संबंध में उनको मिले, उनको जला देने की कोशिश की। आप सोचेंगे कि मैं आज की तारीख में क्यों ये सब बातें उठा रही हूँ। इसका एक कारण है कि आज ये प्रासंगिक है। आपने देखा है तिरंगा यात्रा निकलवाया गया देश में। हमारे देश में दिल्ली में एक सरकार बनी जिसने कहा हिंदू राष्ट्र देंगे। तो हिंदू राष्ट्र का प्रतीक चिन्ह क्या है? 2 है, हिंदवी स्वराज का भगवा झंडा और वंदे मातरम। कई मुसलमान आज भी कोसते हैं बंकिम चंद्र को कि अगर उन्होंने आनंद मठ और वंदे मातरम ना लिखा होता तो बंगाल विभाजन नहीं होता। तो हमारा ये प्रतीक चिन्ह है, हमारे राष्ट्रता, हिंदू राष्ट्रता बोध का प्रतीक चिन्ह है। हमें तिरंगा यात्रा में लगा दिया गया और दिखाया गया कितने देशभक्त है ये सरकार। तो मैं इस सरकार से पूछती हूँ कि तिरंगा झंडा तो हमारा हिंदू राष्ट्र का झंडा नहीं होने की बात थी। 2014 से सरकार है तो हमारे हिंदवी स्वराज का भगवा झंडा क्यों नहीं पारित किया गया, हमारा राष्ट्र झंडा क्यों नहीं बनाया गया? 2/3 बहुमत तो है सरकार में आपकी, संसद में आपकी। फिर हमें राष्ट्रता बोध में डुबोने के लिए हमें फिर से एक और अफीम खिलाया गया। वो क्या था? हम सिनेमा हॉल में खड़े हो जाएंगे और राष्ट्र धुन बजेगी, जन गण मन। तो मैं कहूँगी कि बंकिम चंद्र के आनंद मठ में लिखा वंदे मातरम में क्या कमी थी? हमारा राष्ट्रता बोध तो और 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाता जब हम वंदे मातरम के लिए खड़े होते। तो वंदे मातरम को अभी तक हमारा राष्ट्रगीत क्यों नहीं बनाया गया? नेशनल एंथम क्यों नहीं बनाया गया? 2014 से सरकार है और 24 में न कि लेंगे मैंडेट लेंगे हिंदू राष्ट्र के लिए, तो सबका साथ सबका विकास कह के हमारे हिंदवी स्वराज के भगवा झंडा और वंदे मातरम को से हमको क्यों वंचित रखा गया? फिर मैं एक और मुद्दे पे आती हूँ। ये सुंदरी पेंटिंग्स जो है ये अश्लीलता का द्योतक है। तो मैं एक बात पे आती हूँ, हमें आज की तारीख में भी ये सब कुछ प्रासंगिक है। जो उस समय द्वारकानाथ और राजा राममोहन रॉय कर रहे थे बंगाली समाज में, ये भले ही उस समय के समाज ने इन्हें कूड़ेदान में फेंक दिया,
इनका ब्राह्मो समाज एकदम कोई मानता ही नहीं। ब्राह्मो कहते हैं जो अनैतिक गतिविधियां करने के लिए गलत जगह जाने की जरूरत नहीं, अपने मोहल्ले में ही सब कुछ होगा और पुरुष क्या स्त्री भी कर सकती है, उसे ब्राह्मो समाज कहते हैं। बंगाल की भाषा में ये है, लोग की किसी इतिहास की किताब में नहीं लिखते हैं। तो आज भी तो एक कुछ हो रहा है हमारे समाज में जो कल का इतिहास बनेगा। मैंने आपको कई वीडियोस में हमारा कहा है कि लॉकडाउन के दौरान बंगाल के दूर दराज के गांव से बच्चों की ट्रैफिकिंग हुई है। फिर आपने देखा इनकी खुद ही की आपस की लड़ाई के दौरान कौन कितना सीट पाएगा पंचायत में, उसके लिए ईडी सीबीआई के जरिए पूरा सच नहीं दिखा के कुछ कुछ सच बाहर आने लग गया। तो उस कुछ कुछ सच में ये भी तो आया है कि पैसे से नौकरी खरीदा गया, यानी कि सरकार ने एक पैसा एडवांस में ले लिया और वो सैलरी के तौर पे हमारे टैक्स के पैसे से खजाने से इन लोगों को सैलरी के रूप में देंगे। यानी कि इन्होंने खजाने से हमारा ही पैसा निकाला है। उस पैसे को से इन्होंने कुछ बेनामी संपत्ति अपने एजेंट लोगों के जरिए खरीदवाए। वहाँ पे इन्होंने रिसोर्ट बनाए और रिसोर्ट में बांधोबी और उनके खाते में लाखों के लेन देन का भी रिकॉर्ड आ रहा है। यानी कि सरकारी खजाने से पैसा निकाला गया है। एजेंट, रिसोर्ट, बांधोबी, अनैतिक गतिविधि, साफ समझ में आ रहा है। इससे और विस्तार में मैं नहीं कहती हूँ। आज भी तो ये हुआ है, शोषण तो हुआ है लोगों का, लेकिन ये सामने नहीं आ रहा है। जब भी ये मामला ज़्यादा उठता है, सोशल मीडिया में लोग मांग करते हैं, तो कुछ एक छोटे मोटे लोगों को बस बुलाया जाता है ईडी सीबीआई से और उसके बाद एक कोई बड़ा हादसा करा दिया जाता है। सोच लीजिए कोरोमंडल ट्रेन एक्सप्रेस ट्रेन का हादसा करा दिया, उसमें ना कि किसी आमिर खान को पकड़ा गया है, आमिर खान ना कि लापता हो गया अपने घर से। जैसे एमपी में हॉर्स ट्रेडिंग से पहले लॉकडाउन नहीं किया गया, फिर हॉर्स ट्रेडिंग जब हो गया तो अफरा तफरी में लॉकडाउन को लागू किया गया। लॉकडाउन जब अफरा तफरी में लागू हुआ तो लोगों को बहुत परेशानियां हो रही थी। उससे ध्यान भटकाने के लिए एक मौलाना साद को आगे लाया गया। इन्हीं के चैनल वाले जो चीखने चिल्लाने लगा, आज तक का मौलाना साद पकड़ में आया है? उस समय जब यति नरसिम्हानंद सरस्वती जी कह रहे थे कि मौलाना साद कहाँ गया, इसको सामने लाया जाए, तो उनको कांग्रेस का एजेंट कह दिया गया। ठीक है, हमको भी शक हुआ, हो सकता दादी जैसी नाकवाली ने लोगों को आगे किया है हिंदू वोट बांटने के लिए। लेकिन हम पूछते हैं कि ये मौलाना साद या ये आमिर खान ये है कहाँ? ये अचानक विलुप्त क्यों हो जाते? कुछ समय के लिए सिर्फ ये मीडिया में आते, फिर ये कहाँ चले जाते हैं? ये तो हुआ है। अब देखिए, अभी जो बंगाल में जो रिसोर्ट, बांधोबी, एजेंट, ये केस है, ये कोई नहीं, इस पे अब कोई बात नहीं होगी। अब अचानक से पंचायत इलेक्शन करा दिया गया। पंचायत इलेक्शन में भारी हिंसा हुआ, आपने देखा। तो अब केस सब यही चलेंगे। तो जो बंगाल शिक्षा भर्ती घोटाला और उससे जुड़ा जो लड़कियों की ट्रैफिकिंग का हिस्सा है, वो कोई भी अब जांच नहीं होगा, उसको दबा दिया जाएगा। अब आप एक और चीज़, कई लोग पूछ सकते हैं कि ये सब तो द्वारकानाथ के नाम पे ब्रॉथल्स है जो भी है, तो राजा राम मोहन रॉय को क्यों लपेटे में लाया जा रहा? उन्होंने हो सकता है महान समाज सुधारक थे और वो उनका सबसे कोई उनका कोई सबसे नाता नहीं था। हम पूछते हैं आज के संदर्भ में, उसे देखिए, ममता दीदी अगर ये पैसा ले रही है नौकरी बेच के और उससे रिसोर्ट, बांधोबी, एजेंट वाला खेल चल रहा है और वहाँ अत्यधिक गतिविधियाँ हो रही है, तो ममता दीदी गलत है। लेकिन अगर उन्हें पीछे से प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से ईडी सीबीआई के जरिए जैसे भी हो बीजेपी आरएसएस अगर उनका साथ दे रहे हैं, तो वो भी तो अपराधी हुए। तो आप ये तो मानने को तैयार है कि ममता दीदी को अगर पीछे से बीजेपी आरएसएस साथ दे रहे हैं गलत काम में, तो वो अपराधी है। तो द्वारकानाथ का अगर परम मित्र था राजा राम मोहन रॉय, दोनों ने मिलकर ब्राह्मो समाज शुरू किया था, दोनों ने एक साथ मिलकर तथाकथित सती प्रथा पे न कि प्रतिबंध लगा के एक बाल विधवाओं का बाढ़ लगा दिया था समाज में, जिनके पास कोई जगह नहीं था जाने को, और आखिरकार उन्हें रेड लाइट एरियाज नहीं उन्हें आश्रय दिया हो। तो फिर राजा राम मोहन रॉय समाज सुधारक कैसे हुए? वो भी तो उतने ही बदमाश हुए जितने कि आज के ये लोग हैं। आज भी इतिहास बन रहा है। आज जो कुछ हो रहा है कल को वो इतिहास में दर्ज होगा। आज के समाज में जैसे हमको पढ़ाया जाता किताबों में कि ये लोग महान थे, ये पितामह हमारे देश के समाज सुधार और मॉडर्न इंडिया के पितामह माना जाता है। द्वारकानाथ को बहुत नई नई चीज़ें शुरुआत की थी, न कि डॉक्टरी के लिए भेजा था लंदन में बच्चों को, और इन्होंने न कि सती प्रथा प्रतिबंध किया है। इनके बारे में इतिहास की किताबों में इनके इन कृत्यों के बारे में नहीं बताया गया है। वैसे ही आने वाले समय में सब लोग भूल जाएंगे ईडी सीबीआई का दुरुपयोग और ये एजेंट, रिसोर्ट, बांधोबी और दूर दराज की बंगाल की बच्चों का जो शोषण हुआ, सब भूल जाएंगे। सब याद रखेंगे तो क्या, सबका साथ, सबका विकास और उन्नयन। तो ये सबका साथ, ये सबका विकास, ये क्या है?
कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी सुना है हमने, कल ही हमने सुना है ना कि हलाल सर्टिफिकेशन का जो इंदिरा गांधी ने किया था, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड लॉ बोर्ड को मान्यता देके, ठीक वही हो रहा। हलाल सर्टिफिकेशन की मान्यता दी गई है एक एजेंसी को, मुसलमानों के किसी एक दारुल उलूम या किसी एक कोई एक संगठन को दिया गया कि वो हलाल सर्टिफिकेशन देंगे। ये सब बहुत सारी चीज़ें हो रही है जिसके प्रति लोगों को अब आंखें खोलना है। जैसे आज की तारीख में हमें पढ़ाया जाता है कि राजा राम मोहन रॉय और ये द्वारकानाथ, ये महापुरुष थे, इन्होंने आधुनिक भारत गढ़ने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। हो सकता आने वाले कल में भी इनके बारे में, और सबका साथ और सबका विकास और उन्नयन वालों के बारे में भी ऐसा ही लिखा जाए। लेकिन जैसे उन्होंने आज जो गंदगी उन्होंने दिया है समाज को, पो बाजार और सोनागाची के जो ब्रॉथल्स खोले जिसमें कितनी बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद होती है, ये अगर उस समय राजा राम मोहन रॉय द्वारकानाथ ने उसकी शुरुआत ना की होती तो ये बुचर खाने और ब्रॉथल की गंदगी अंग्रेज पूरे हिंदुस्तान में फैला नहीं पाते थे। तो इन्होंने जो गंदगी दी थी उस समय समाज को, हो सकता है आज जो ये रिसोर्ट एजेंट बांधोबी वाले जो गंदगी है जिससे ध्यान को भटका दिया जा रहा बार बार, कभी कोरोमंडल ट्रेन हादसा करा के, कभी बंगाल पंचायत चुनाव डिक्लेयर करके, कभी वो पंचायत चुनाव में हुए हिंसा पे पूरा ध्यान बटा दिया जा रहा है। तो आज जो ये एजेंट रिसोर्ट बांधोबी वाला जो रिसोर्ट बने हुए हैं, हो सकता है कल के आने वाली हिंदू बच्चियों के लिए बहुत बड़ा एक नरक बन जाए। आज के ही कलकत्ता में हर जगह इलाकों इलाकों में मेटियाबुरुज से लेके गोड़िया से लेके सोनागाची लेके हर जगह नारक के अड्डे बना रखे। तो ये जो आज जो नारक के कार्य कर रहे हैं, आज अगर हमने इनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई तो कल का भारत क्या होगा, कल का कलकत्ता क्या होगा। देश तो टूटेगा ही, क्योंकि मुसलमानों की जनसंख्या खतरे के निशान से ऊपर चढ़ चुका है। और जो बचा खुचा भी रहेगा उस समाज का क्या हालत रहेगा, हमें सोचना है। हमने सरकार बनाया था अपने वोट से हिंदू राष्ट्र के लिए, हिंदवी स्वराज के लिए, भगवा झंडा के लिए, वंदे मातरम के लिए। हमारा लक्ष्य से हम न भटके और आज जो कुछ भी गतिविधियाँ हो रही है इन पर नज़र रखें। वंदे मातरम।